गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। हम लोगों ने पिछले क्लास में करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जो टॉपिक्स किए थे, आज उन्हीं के एक्सटेंशन में हम लोग बात करेंगे। पिछले क्लास में हम लोग डेरिवेशन किया था पैरेलल में और सीरीज़ में दोनों के लिए ईएमएफ निकालना और रेसिस्टेंस निकालना, इक्विवेलेंट ईएमएफ एंड इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। अब हम आज जो करने वाले हैं, हमने जो पिछले क्लास में लिया था वो क्या लिया था, अलग अलग लिया था हमने सेल, और अलग अलग सेल्स के लिए हमने जो इक्विवेलेंट ईएमएफ निकाला था वो क्या निकाला था। अगर मान लेते हैं दो सेल्स हैं तो दो सेल्स की ई इक्विवेलेंट क्या निकल कर आई थी, वो निकल कर आई थी E1 प्लस E2, और आर इक्विवेलेंट क्या निकल कर आई थी, यानी कि ईएमएफ इक्विवेलेंट सेल का ईएमएफ और इंटरनल रेसिस्टेंस जो निकल कर आया था सीरीज के अंदर, वो क्या था, वो R1 प्लस R2। मतलब दो सेल्स के ईएमएफ को ऐड करना और उनके इंटरनल रेसिस्टेंस को सिंपली ऐड कर देना, यह सीरीज के अंदर था। अब अगर हम ये देखें कि n नंबर ऑफ सेल्स हैं और आइडेंटिकल मतलब एक ही समान सेल जितने हैं उनको अगर हम ग्रुप करें, उनको एक साथ जोड़ें तो श्रेणी क्रम में, तो क्या होगा उस परिस्थिति में। उस परिस्थिति में आपको इक्विवेलेंट ईएमएफ जो होगा वो हो जाएगा n इंटू ईएमएफ। ये E क्या है, एक सेल का ईएमएफ है। ऐसे बहुत सारे सेल्स हैं जिनको हमने सीरीज में किया हुआ है, और जब सारे समान सेल हैं, सारे समान सेल को एक साथ अगर हम करेंगे, n नंबर ऑफ सेल्स है, तो इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या होगा, इक्विवेलेंट ईएमएफ होगा n इंटू ई। बहुत ही सिंपल है क्योंकि ये E1 E2 E3, अब E1 और E2 सब अगर सेम होगा तो क्या ये 2 ही बन जाता। अगर 2 सेल लिया होता, 10 सेल लिया होता, सबका समान ईएमएफ है तो 10 इंटू ईएमएफ एक का जो होगा, ये निकाल लिया हमने। अब इक्विवेलेंट इंटरनल रेसिस्टेंस यानी कि उसका तुल्य जो मान है आंतरिक प्रतिरोध का, उसका वो क्या होगा, वो हो जाएगा n इंटू आर। ये भी हमने समझ लिया। अब अगर हमारे पास ऐसी परिस्थिति है कि एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस R के अक्रॉस इसने ये पूरा जो कॉम्बिनेशन है, ये n सेल्स का जो पूरा कॉम्बिनेशन है, वो अगर इसको करंट देगा तो क्या बनेगा। ये मान लो अभी मैं बैटरी बोल देता हूं, ग्रुप ऑफ सेल्स को मैं बैटरी बोल रहा हूं, तो ये बैटरी लगा ली हमने। ये बैटरी मतलब सेलों के समूह को हम बैटरी कह सकते हैं। तो बैटरी लगाया हमने, और क्या है, इसमें सारे सेल एक समान सेल हैं। तो इसके अक्रॉस जो करंट होगी, इस एक्सटर्नल रेसिस्टेंस के अक्रॉस, जो हमने बाहर में इसको लोड रेसिस्टर भी बोलते हैं कई बार, तो हम क्या करेंगे, इसके अक्रॉस जो करंट निकालेंगे वो क्या होगा। आपको पता है कि करंट निकालने के लिए सीधा आपको करना है, ईएमएफ निकालना है अपॉन जो भी रेसिस्टेंस होती है, ये निकालना है हमें। तो E इक्विवेलेंट क्या निकल रहा है, E इक्विवेलेंट निकल रहा है हमारा n इंटू ई, तो यहां पर n इंटू ई कर दिया। अच्छा, इंटरनल रेसिस्टेंस भी है और इसका अपना एक्सटर्नल रेसिस्टेंस भी है, टोटल रेसिस्टेंस हमें ऐड करना है। तो क्या हो जाएगा, इसको अगर हम करेंगे, इसको ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, टोटल रेसिस्टेंस जो होगी वो हम देख लेते हैं। टोटल रेसिस्टेंस कैपिटल R और स्मॉल r, यानी कि एक्सटर्नल रेसिस्टेंस प्लस इंटरनल रेसिस्टेंस का पूरा जो तुल्यमान है वो हम लिखेंगे। तो करंट क्या निकल कर आ जाएगा हमारा, n इंटू ई बाय R प्लस एन आर। ये बनेगा। इस लोड रेसिस्टर के अक्रॉस जो करंट होगा, यानी कि विद्युत धारा जो इस प्रतिरोध में जो प्रवाहित होगी, इस प्रतिरोध में जो प्रवाहित होगी, क्या होगी, वो विद्युत धारा होगी n इंटू ई, टोटल ईएमएफ जो इक्विवेलेंट ईएमएफ है, इक्विवेलेंट ईएमएफ अपॉन टोटल रेसिस्टेंस, ये हमें निकालना है। ये आपने समझ लिया। हमें यही देखना होगा कि करंट एक रेसिस्टर, गिवन रेसिस्टर में करंट कितना फ्लो होगा, इसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा,
इक्विवेलेंट ईएमएफ निकाला और डिवाइड कर दिया टोटल रेसिस्टेंस से। अब उस सर्किट के अंदर, इस सर्किट के अंदर सारे सेल जितने हैं सबकी अपनी इंटरनल रेसिस्टेंस भी है और ये इसकी भी रेसिस्टेंस है। ये एक्सटर्नल जो लोड रेसिस्टर है इसके अक्रॉस हमें टोटल करंट निकालना है और उसका एक्सप्रेशन ये बन जाएगा जो हमने अभी ज्ञात किया। और ये बहुत आसान है, थोड़ा सा आप ये इस बात पर गौर करोगे कि टोटल ईएमएफ कितनी है और टोटल रेसिस्टेंस कितनी है। टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेसिस्टेंस, ये अगर हम निकालेंगे तो करंट इसके माध्यम से निकल जाएगा। इस रेसिस्टर के अक्रॉस जो करंट है वो हमें ज्ञात हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये जो करंट है आप देख पा रहे हो कि नीचे हमारा NR और कैपिटल R ये दोनों बन रहा है। अब हम दो केसेस लेंगे, अलग अलग केसेस लेंगे। उन दो केसेस में हम क्या करेंगे, पहला केस लेंगे कि NR अगर ये वाला अगर बड़ा हो, अगर ये बड़ा हो NR और R ये दोनों, इनको हम कंपेयर करेंगे। दो अलग अलग केसेस होंगे, दो केसेस में हम क्या करेंगे, एक बार इसको बड़ा करेंगे अगर इससे ये बहुत बड़ा हो और एक बार इसको बड़ा करेंगे, तो दो केसेस लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि करंट का जो वैल्यू है वो क्या निकलती है। तो पहले केस में हम क्या ले रहे हैं, NR इज ग्रेटर देन कैपिटल R इज ग्रेटर देन NR, बहुत बड़ा है। इसको हमें यह देखना है कि अगर ये बहुत बड़ा वैल्यू होगा इसके कंपैरिजन में तो इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो उस परिस्थिति में जो रिजल्ट आएगी वो रिजल्ट करंट की क्या होगी, NE अपॉन जो लोड रेसिस्टर है उस रेसिस्टर का रेसिस्टेंस देखेंगे। तो इसका मतलब सीधा सीधा क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि बैटरी के अंदर जो जितने सेल हैं उन सेल की अपनी इंटरनल रेसिस्टेंस कंबाइंड भी बहुत छोटी है, तो हम उसको नजरअंदाज कर देंगे और सीधा सीधा क्या होगा कि जो करंट होगा वो क्या होगा, n टाइम्स हो जाएगा। अगर सिंगल सेल की हम बात करें तो n टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, जो करंट होगा उसके अंदर क्या हो जाएगा, n टाइम्स हो जाएगा। ये आपने देखा, ये करंट होगा। ठीक है, NE अपॉन टोटल रेसिस्टेंस जो बन रहा है ये हमने देख लिया। अब दूसरा केस जो है, दूसरे केस की ओर चलते हैं। दूसरे केस में हम क्या करेंगे, दूसरे केस में अब NR हमने क्या लिया हुआ है, हमारे पास जो एक्सप्रेशन था वो एक्सप्रेशन क्या था, NE अपॉन R प्लस NR, ये हमारे पास एक्सप्रेशन था करंट का। करंट फ्लो हो रहा था उस एक्सटर्नल रेसिस्टेंस के अक्रॉस। तो इस करंट की वैल्यू कैसे चेंज होगी, अगर ये जो है ये N इंटू R जो वैल्यू है, ये अगर वैल्यू बड़ी होगी, इस वैल्यू ये बहुत बड़ी है इसके कंपैरिजन में जो हमने कंडीशन लिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हम एक्सटर्नल रेसिस्टेंस की वैल्यू इतनी छोटी है। एग्जांपल ले लेते हैं, अगर मैंने R की वैल्यू ली है 0.0005 ओम, अगर ये लिया हुआ है तो जाहिर सी बात है ये बहुत छोटा है। और अगर स्मॉल r की वैल्यू हमने ले ली, मान लेते हैं इसको हमने ले लिया 0.5 ओम। ठीक है, तो इसको अगर हमने लिया तो जाहिर सी बात है आप देख पा रहे हो कि इसके कंपैरिजन में ये बहुत क्या है, छोटा है, क्योंकि अभी इसमें नंबर ऑफ सेल्स जितने होंगे उससे भी मल्टीप्लाई करना है, तो ये बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। तो इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं और इस परिस्थिति में जो करंट बनेगी वो करंट क्या बनेगी, जो करंट बनेगी वो क्या बनेगी, वो करंट बनेगी ये। यानी कि पूरे कॉम्बिनेशन में जो टोटल हमें करंट मिली है I इक्वल्स क्या होगा, यहां पर हमें इसको नेग्लेक्ट कर देना। अगर इसको नेग्लेक्ट कर देंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, हमें सिर्फ ये मिलेगा। तो N और N हम कैंसिल कर सकते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, EMF बाय R। अब आप ये पता लगा सकते हो कि ये जो करंट है, ये करंट एक सेल के माध्यम से जो प्रवाहित हो रही है वही करंट है, ये वैल्यू। ठीक है, तो दो केसेस हमने समझ लिए। क्या पहला केस क्या था कि NR की जो वैल्यू थी NR, ये क्या देख रहे हैं कि इक्विवेलेंट जो इंटरनल रेसिस्टेंस है, तुल्य प्रतिरोध जो होगा, आंतरिक प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध, उस वो एक बार हमने बहुत बड़ा लिया था R से, दूसरी बार क्या किया, एक और बार लिया, ये केस 2 में क्या लिया, NR हमने बहुत छोटा लिया था।
तो इन दोनों परिस्थिति में हमने नोट किया कि करंट की जो वैल्यू होगी वो अलग अलग बनेगी। यहां पर हम क्या देख पा रहे हैं कि एन आर अगर कैपिटल आर यानी कि एक्सटर्नल रेसिस्टेंस की वैल्यू बहुत छोटी है, उस परिस्थिति में जब हम करंट की वैल्यू निकालेंगे तो वो करंट की वैल्यू वही होगी जो एक सेल के अक्रॉस बहने वाली होगी। एक सेल से जो करंट दिया जाएगा उतना ही करंट होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और ये बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अभी जो मैं बताने वाला हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं चाहूंगा थोड़ा ध्यान दें इस बात पर, क्योंकि ये बातें तो आपने जो अभी सीखा वो थोड़ा सा आसान है, लेकिन इसमें आपको ये समझना जरूरी है कि सेल की पोलैरिटी को अरेंज करते हुए अगर मान लो कुछ सेल उसमें ऐसे हो जिसकी पोलैरिटी रिवर्स है, मतलब अगर हम इसको अरेंज करें, जो अगला हमारा टॉपिक है, अगला जो हमारा पॉइंट है वो पॉइंट क्या है देखते हैं। हमारा पॉइंट ये है कि जैसे मान लेते हैं n सेल्स थे, n सेल्स में से आप देख पा रहे हो सबकी पोलैरिटी ये पॉजिटिव है, सीरीज में ही है सारे, हमने पोलैरिटी अलग रखी है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, देख रहे हो आप कि सबकी पॉजिटिव पोलैरिटी इसके राइट हैंड साइड में है। ऐसा हमने किया। अगर मान लो एक सेल इसमें से उल्टा रख दिया मैंने, एक सेल इसमें से मैंने अलग रख दिया, एक सेल इसकी पोलैरिटी मैंने चेंज कर दी, इसकी पोलैरिटी चेंज कर दी तो क्या मिल रहा है हमें? अगर इसकी पोलैरिटी हमने चेंज कर दी इस सर्किट के अंदर, आप देख पा रहे हो टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 सेल हैं, नंबर ऑफ सेल्स 5 हैं। 5 में से हमने क्या किया, एक सेल की पोलैरिटी हमने रिवर्स कर दी, मतलब उसको विपरीत पोलैरिटी के साथ रखा, इसके पॉजिटिव के साथ इसके पॉजिटिव को जोड़ा है। तो ऐसे परिस्थिति में जो तुल्य मान होगा, जो इक्विवेलेंट ईएमएफ होगा, वो क्या होगा, ये बहुत जरूरी है समझना। तो ये जो इक्विवेलेंट ईएमएफ होगा ये इस तरह से लिखेंगे। अब हमें ये समझना जरूरी है। देखो, अगर हमने इसको पॉजिटिव ईएमएफ लिखा 1 2 3 4, तो इसको लिखना पड़ेगा -E। अब जोड़ देते हैं, टोटल जो ई इक्विवेलेंट हमें निकालना है, टोटल नंबर ऑफ सेल जो था वो कितना था? टोटल नंबर ऑफ सेल 5 था। टोटल नंबर ऑफ सेल अगर 5 था तो क्या निकल कर आ रहा है? टोटल नंबर ऑफ सेल अगर 5 है तो 5 ईएमएफ 5 टाइम्स ई होना चाहिए। एक सेल की ईएमएफ अगर ई है तो 5 सेल की कितनी हो जाएगा? 5 इंटू ई, जो सीरीज में जोड़े हुए हैं, सीरीज में कनेक्ट किए हुए हैं। लेकिन अगर पोलैरिटी इसकी रिवर्स है, एक नंबर है वैसा जिसकी पोलैरिटी रिवर्स है, तो इस परिस्थिति में क्या करना पड़ेगा? आप देखो यहां पर 2E करना पड़ेगा। अब ये फॉर्मूला कैसे आ गया इसके बारे में भी हम बात करेंगे और प्रैक्टिकली इसको करके समझेंगे कि कैसे हुआ ये। तो फाइनल रिजल्ट जो हमारा आ रहा है वो आ रहा है 3 इंटू ई। अब ये देखना है कि ये कैसे हुआ। ये फॉर्मूला जो हमारे पास आया n-2 इंटू पी, पी की वैल्यू यहां पर कितनी है? 1। पी की वैल्यू कितनी है? 1। एन की वैल्यू है कितनी? 5। इसको वर्कआउट करेंगे तो हमें ये मिलेगा 3E मिलेगा इस पूरे कॉम्बिनेशन का। अब जरा ध्यान देते हैं इस बात पर कि ऐसा क्यों हुआ। हमने सीधा क्या करना है, सबको इसके हिसाब से ऐड कर दो। मैंने पोलैरिटी ये यहां पर -EMF लिखा हुआ है, अगर ऐड करेंगे E प्लस E प्लस E प्लस E, ये 4 पॉजिटिव है, 1 नेगेटिव आ रहा है, तो अब क्या निकल कर आएगा? अब देखोगे तो 3E निकल कर आएगा। ठीक है, क्या ये इजी है समझना? क्या ये इजी है समझना? बहुत इजी है समझना। क्यों? देखो इसकी वैल्यू जो हो जाएगी ये तो 0 हो जाएगा। 1 2 3, ये 3 सेल की जो ईएमएफ है वही फाइनल ईएमएफ होगी। इस बात को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इससे नीट के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इस पर आप देखोगे जेईई मेन में भी इस तरह के क्वेश्चंस की संभावना बनती है, बोर्ड में भी इस तरह के क्वेश्चंस एक दो पूछे गए हैं कि इस पर बेस्ड कि अगर एक पोलैरिटी हमने एक सेल की पोलैरिटी रिवर्स की है तब क्या परिस्थिति बनती है। ये हमने समझ लिया। अब इसी हिसाब से अगर हमें ईएमएफ का पता हो गया तो इस फॉर्मूले के हिसाब से ईएमएफ हमें पता हो गया तो आर इक्विवेलेंट में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ये ध्यान रखना, आर इक्विवेलेंट जो इंटरनल रेसिस्टेंस, जो इक्विवेलेंट इंटरनल रेसिस्टेंस होगी वो क्या होगी? वो उतनी ही होगी जितनी पहले थी, N इंटू आर। सबकी इंटरनल रेसिस्टेंस एड अप होगी, सिंपली सभी को जोड़ना पड़ेगा।
तो इंटरनल रेसिस्टेंस मतलब आंतरिक प्रतिरोध को हमें सभी का जोड़ना पड़ेगा, ये हमने कर दिया। अब इस हिसाब से फिर करंट जो बनेगा, जो करंट हमने एक्सटर्नल रेसिस्टेंस के अक्रॉस अगर निकालना हो, ये बैटरी हो गई। ये बैटरी कौन सी? ये बैटरी, ये वाली जो बैटरी है, ये पूरा का पूरा सेल का ग्रुप जो है वो बैटरी इस एक्सटर्नल रेसिस्टेंस के अक्रॉस अगर करंट फ्लो कराएगी तो क्या होगा? वो करंट ये बनेगा, टोटल जो ईएमएफ, इक्विवेलेंट ईएमएफ अपॉन टोटल रेसिस्टेंस, इंटरनल रेसिस्टेंस टोटल और एक्सटर्नल रेसिस्टेंस को टोटल रेसिस्टेंस। तो ये करंट की वैल्यू बन गई। मैं चाहूंगा आप इसको अच्छे तरीके से समझे भी और साथ के साथ नोट्स भी बनाते चले जाएं, जिससे आसानी होगी आपको। और ये खुद अगर करेंगे, जैसे ये फॉर्मूला ऐसे याद नहीं रखना है, ऐसे आपको परेशानी हो सकती है। क्या करना है, इस तरह से आप एक एग्जाम्पल ले लो और उसके बाद सोचो कि कैसे मुझे करना है। अगर एक सेल होगा रिवर्स पोलैरिटी में तो फिर क्या होगा? 2E माइनस करना पड़ेगा उसमें। अगर मान लेते हैं हमारे पास 20 सेल था, 20 सेल में 3 सेल ऐसे हैं जिसकी मैंने रिवर्स पोलैरिटी के साथ सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है, तो उस परिस्थिति में क्या बनेगी? उस परिस्थिति में 3 × 2 मतलब 6 EMF उसमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। मतलब उस परिस्थिति में क्या होगा? 20E माइनस 6E, ये निकल कर आएगा 14E। ये होगा हमारा रिजल्ट। E इक्विवेलेंट जो होगा 20 सेल्स के लिए, आउट ऑफ 20 सेल्स आइडेंटिकल, मतलब सबका जो EMF है सबका सेम है। अगर वैसी परिस्थिति बनती है तो उसमें क्या हो जाएगा? 3, इसमें 3 सेल्स ऐसे हैं जो रिवर्स पोलैरिटी के थे, तो उस परिस्थिति में ये निकल कर आएगा हमारा इक्विवेलेंट EMF। ये इक्विवेलेंट EMF निकाला और इसके बाद फिर हमने यहां पर रख दिया करंट की वैल्यू। तो ये फॉर्मूला आपको आसानी से दिमाग में सेट हो जाएगा कि हाँ ये फॉर्मूला होना चाहिए, और उस फॉर्मूले के हिसाब से आप करंट निकाल सकते हो बड़े आसानी से। ठीक है, अब अगली बात जो हमें करनी है वो बहुत जरूरी है समझना कि ये पूछा जाना बहुत ही स्वाभाविक है कि दिए हुए सेल के साथ हम ये कैसे पता लगाएं कि उनको ग्रुप में करना है। अच्छा, सेल जो हमने दिया हुआ है, सेल या बैटरी ग्रुप ऑफ सेल्स जो हमने देखा, तो उसमें एक्सटर्नल रेसिस्टेंस के अक्रॉस जो करंट प्रवाहित की जाएगी, जो करंट फ्लो करेगी, वो करंट की वैल्यू अगर मैक्सिमम लेनी है हमें, अगर ये पर्पस है मैक्सिमम करंट चाहिए, तो उस परिस्थिति में R की वैल्यू जो होनी चाहिए वो बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि R शुड बी लेस देन NR। मतलब ये परिस्थिति जब बनेगी तब सीरीज में हमें लगाना है मैक्सिमम करंट के लिए। ये आपको पॉइंट ध्यान में रखना पड़ेगा, रखेंगे आसान हो जाएगा आपको, क्योंकि कई बार आपको क्या करेंगे वो कि दे देंगे अलग अलग परिस्थितियां, टोटल नंबर ऑफ सेल दे देंगे और EMF दे देंगे। EMF की वैल्यू होगी, इंटरनल रेसिस्टेंस की वैल्यू होगी, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस की वैल्यू होगी, यानी कि R की वैल्यू गिवन होगी। अगर ये सारी चीजें आपको दी हुई हैं और आपको ये पता लगाना हो कि मैक्सिमम करंट के लिए उनको कैसे ग्रुपिंग में रखें, सीरीज में, पैरेलल में या मिक्स्ड ग्रुपिंग, तो इसके लिए जो कंडीशन है एक बार पहले हम एक एक करके समझ लेते हैं और इसके बाद फिर मैं तीनों को एक साथ ही कंबाइन करके बताऊंगा आपको कि तीनों की जो परिस्थिति बनेगी, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, जिसके लिए कि हम ये पता लगा पाए कि ग्रुप कैसा करना है, सेल को कैसे जोड़ना है। ठीक है, ये बात आप समझ पाए हैं। अब हम आगे के इसमें चलते हैं और आगे देखेंगे पैरेलल वाले कॉम्बिनेशन में अगर n आइडेंटिकल सेल्स को पैरेलल में रखा गया तो क्या बनेगा? करंट एक्सटर्नल रेसिस्टेंस के क्रॉस EMF कितनी होगी, R इक्विवेलेंट कितना होगा, ये सारी चीजें हम फिर पैरेलल के लिए भी समझेंगे और उसके बाद फिर सीरीज के लिए भी समझेंगे। तो आइए इसके लिए देखते हैं आगे। ये पैरेलल में है, n आइडेंटिकल सेल्स, सारे सेल्स सेम EMF के हैं, तो इस तरह से ग्रुप किया जाएगा। ये तो आपने पिछले कक्षा में ही देख लिया था। अब आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में समझते हैं। अगर ग्रुप में आप ये तो पता लगा लिया आपने कि जितने सेल्स हैं ये सारे सेल्स अगर पैरेलली कनेक्टेड हैं तो सबकी इक्विवेलेंट EMF उतनी ही होगी जो EMF एक सेल की EMF है। तो ये हमने पता लगा लिया। अब इसको एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, तो बेसिक बात यह है कि हमें इस तरीके की चीज देखनी है। तो EMF कितना होगा? इक्विवेलेंट EMF, एक सेल की जो EMF है वही होगा उसका EMF।
ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आर इक्विवेलेंट देखेंगे। आपको ये पता होगा कि अगर आर इक्विवेलेंट हमने निकाला था तो कैसे निकाला था, 1/R1 प्लस 1/R2 पैरेलल में है सारे सेल्स, तो उनके इंटरनल रेसिस्टेंसेस जो होंगे इस तरीके से निकाले जाएंगे। तो ये बनेगा R3, क्योंकि हमारा क्या दिया हुआ है, सारे सेल्स आइडेंटिकल हैं, एक समान सेल हैं, सारे जो सेल हैं एक समान हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सबका इंटरनल रेसिस्टेंस सेम होगा। तो ऐसे अगर हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R और ऐसे 3/R बन गया। इसका मतलब क्या हुआ, R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होगी, R/3, एक सेल की जो इंटरनल रेसिस्टेंस है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सेल। तो टोटल नंबर ऑफ सेल हमने क्या लिया हुआ है, यहां पर m नंबर ऑफ आइडेंटिकल सेल्स हैं। टोटल नंबर ऑफ सेल जो हमने ग्रुप के अंदर लिया हुआ है, मान लो m ले लिया, तो उस परिस्थिति में R/m बनेगा इंटरनल रेसिस्टेंस, ये हमने निकाल लिया। अब जो करंट इसके थ्रू फ्लो होगा, इस रेसिस्टर के थ्रू, वो कितना होगा, इसके थ्रू करंट कितना होगा, ये करंट होगा, ये करंट हम निकालेंगे इक्विवेलेंट ईएमएफ जो कि एक सेल की बराबर, एक सेल में जितना हो रहा है उतना ही है, अपॉन R प्लस स्मॉल r/m। ये आप देख पा रहे हो, ये करंट की इक्वेशन बनेगी। ठीक है, ये आसान है समझना। अब इसमें भी दो केसेस आएंगे, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको अगर हम चाहें तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, I इक्वल्स EMF बाय M इंटू EMF, और ये हो जाएगा M इंटू R प्लस स्मॉल r, ये परिस्थिति बनेगी। ठीक है, यहां पर ये परिस्थिति बन रही है। अब हम आगे बढ़ते हैं और ये पता लगाते हैं, यहां पर हमने क्या नोट किया कि एक्सटर्नल वैल्यू, जो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस की जो वैल्यू है वो कम होगी, और सेल को हमने पैरेलल में कनेक्ट किया तो फिर इसकी वैल्यू क्या होगी, इसके अक्रॉस जो करंट होगी वो मैक्सिमम होगा तब जबकि एक्सटर्नल रेसिस्टेंस की वैल्यू कम दी गई हो। तो उस पर और भी डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल इस इक्वेशन के लिए दो स्पेशल केसेस हैं जिसको हम चर्चा कर लेते हैं कि यहां पर अगर R/m जो हमने लिया था, टोटल रेसिस्टेंस के लिए हमने यही लिया था ना, अगर इन दोनों में ये वैल्यू और ये वैल्यू इनको कंपेयर कर रहे हैं, इन दोनों वैल्यूज को कंपेयर कर रहे हैं, तो अगर R/m बहुत छोटा हो, ये वैल्यू बहुत छोटी हो, तब क्या होगा, करंट में जो होगा, क्योंकि करंट की वैल्यू क्या ली थी हमने, करंट की वैल्यू दिस R प्लस स्मॉल r/m ये लिया हुआ था। अगर ये बहुत छोटी वैल्यू है तो क्या होगा, करंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, I इक्वल्स EMF बाय कैपिटल R, ये वैल्यू बनेगी। ये कब बनेगा, ये जब इसकी वैल्यू बहुत छोटी होगी, तो इसको नेग्लेक्ट कर देंगे इसके कंपैरिजन में। जब इसके तुलना में जब ये वैल्यू बहुत बड़ी होगी, जब हमने इसकी वैल्यू बड़ी रखी, कैपिटल R की बड़ी रखी वैल्यू, तो क्या होगा, हमें इसको नेग्लेक्ट करना पड़ेगा, ये हम हटा देंगे, तो सिर्फ हमारा ये बचेगा। अब दूसरा जो कंडीशन है उसमें ये है कि ये बहुत बड़ी वैल्यू है, R/m, स्मॉल r/m इंटरनल रेसिस्टेंस बाय नंबर ऑफ सेल्स। अगर ये बहुत बड़ी होगी तो इसको फिर नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। इस परिस्थिति में आप देख रहे हो करंट की वैल्यू क्या बनेगी, करंट की वैल्यू फिर अलग बनेगी, करंट की वैल्यू अलग बनेगी। करंट की वैल्यू इस कंडीशन में क्या बनेगी, इसको देख लेते हैं। करंट की वैल्यू इसमें बनेगी I इक्वल्स EMF बाय R/m, यानी कि M इंटू EMF बाय R, ये बनेगा। ये कब हुआ, तब जबकि R/m, स्मॉल r/m जो है वो बहुत बड़ा है एक्सटर्नल रेसिस्टेंस के कंपैरिजन में। जो लोड रेसिस्टर है, जो बाहरी जो हमने कनेक्ट किया हुआ है, ये और ये बैटरी है हमारा, यानी कि ग्रुप ऑफ सेल्स। तो इस परिस्थिति में क्या बन रहा है, इसकी कैपिटल R को हमने हटा दिया, ये बन रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक सेल से करंट निकलने वाला है, तो m टाइम्स हो गया, जितना नंबर ऑफ सेल है उतना टाइम्स एक सेल के इक्वल हो गया। ये एक सेल में जितना वैल्यू जाएगा, जितनी करंट फ्लो करेगी एक सेल से, m टाइम्स हो जाएगा। नंबर ऑफ सेल्स जितना, उतना टाइम्स एक सेल के थ्रू जो करंट जाएगा। ये हमने निकाल लिया।
अब दूसरी बात जो समझनी है कि मैक्सिमम करंट यहां पर, मैक्सिमम करंट के लिए, मैक्सिमम करंट की वैल्यू लेने के लिए यहां पर R इक्विवेलेंट जो होना चाहिए वो जरूर है कि इसको R इक्विवेलेंट को बड़ा होना चाहिए कैपिटल R से। तो ये हमने देखा वहां पर, जो हमने सीरीज में देखा था ये उल्टा था, अलग था, और पैरेलल में हमें ये परिस्थिति मिली, ये इक्वेशन मिला, ये रिजल्ट मिला। और जो अभी हमने सीखा है इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करें। मैं चाहूंगा कि जो बातें लिखी गई, जितने भी पॉइंट्स लिखे गए उसको आप खुद एक बार लिखें और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए उसका अभ्यास करें।